गुप्तोत्तर काल का जो अध्ययन कर रहे हैं इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। और इसके दौरान क्या होता है, गुप्त साम्राज्य के बाद क्या होता है, भारत जो है ना विखंडित हो जाता है, छोटे छोटे वंशों, छोटे छोटे साम्राज्य का स्थापना होता है, छोटे छोटे वंशों का शासन होता है। उनमें से हम लोग प्रमुख रूप से बंगाल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। बंगाल में जो है पाल वंश, सेन वंश का अध्ययन करे। उसके बाद हम लोग गए कश्मीर में, कश्मीर का अध्ययन करे। कश्मीर के अंतर्गत 3 वंशों का अध्ययन कंप्लीट रूप से करे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, इसका अध्ययन कर लिए। उसके बाद हम लोग अब जो आ रहे हैं, ठीक है, राजपूत राजवंश में। तो राजपूत राजवंश क्या होता है कि गुप्तोत्तर काल में क्या होता है, भारत में 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक के समय को राजपूत काल कहा जाता है। राजपूत वंश का वर्चस्व इसमें रहा। चूंकि राजपूत काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दौरान, इस समय के दौरान, यानी 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, इस बीच क्या होता है, भारत में विभिन्न राजपूत वंशों का उदय होता है, ठीक है। इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, तो राजपूत राजवंश का अध्ययन करेंगे। और राजपूत राजवंश एक ही क्लास में नहीं हो जाएगा, बल्कि राजपूत राजवंश के अंतर्गत क्या होगा, 4, 5, 6 क्लास आएगा। चूंकि राजपूत राजवंश में क्या होता है कि 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, ठीक है, याद रखना चीजों को, इसको भारत इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय के दौरान भारत में विभिन्न राजपूत वंशों का उदय होता है, जैसे गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल वंश, उसके बाद चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार, चालुक्य, सोलंकी। यह प्रमुख रूप से 6 राजपूत वंश है जिन्होंने भारत में विभिन्न भागों में साम्राज्य स्थापित करने का काम किया, शासन स्थापित करने का काम किया, ठीक है। तो इसका जो है 6 क्लास आएगा। पहले आज के क्लास में हम लोग गुर्जर प्रतिहार को पढ़ेंगे और गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत प्रमुख शासकों का अध्ययन करेंगे, उनके उपलब्धियों को जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग गढ़वाल वंश, उससे भी नेक्स्ट जाएंगे चौहान, चंदेल, परमार, चालुक्य, फिर सोलंकी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कौन सा राजवंश, राजपूत। तो यहाँ भी याद रखने वाली बात यह है, पहले तो समय याद, पीरियड समय हो गया याद, कि 7वीं से लेकर 12वीं सदी भारत इतिहास में किस काल के नाम से जाना जाता है, राजपूत काल के नाम से। किस काल से, राजपूत काल के नाम से, ठीक है। और इसके अंतर्गत विभिन्न राजपूत वंशों का उदय होता है, जैसे गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल हो गया, उसके बाद चौहान, चंदेल, परमार, चालुक्य, फिर सोलंकी, इनका अध्ययन करेंगे। तो ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन सा जो पूछ दिया जाएगा, इनमें से कौन राजपूत वंश से संबंधित है, यानी कि कौन राजपूत राजवंश है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन डाल सकता है। छवो का जो है, छवो जो है राजपूत वंश से संबंधित है। तो याद रखना चीज़ों को, गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान, चंदेल, परमार और चालुक्य, सब क्या है, राजपूत कास्ट का है। जैसे तुम लोग जानता होगा ना, यादव होता है, उसी तरह से बहुत सारा कास्ट होता है, ब्राह्मण होता है, उसी तरह से यह भी राजपूत है। और राजपूत एक कास्ट है, जात है, और इसके अंतर्गत 6 राजवंश हुए। तो सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है गुर्जर प्रतिहार में आ जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार का पहले पृष्ठभूमि के रूप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि गुर्जर प्रतिहार जो अपना साम्राज्य किन क्षेत्रों में, भारत के किन क्षेत्रों में विस्तार किया। साथ ही साथ जानने का काम करेंगे कि इनका विस्तार क्या, इनकी स्थापना किसने करी, गुर्जर प्रतिहार का। उसके बाद प्रमुख शासकों में आ जाएंगे, जिनके अंतर्गत जो है 5 प्रमुख शासक हुए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत सबसे पहला लिखा गया स्थान यह जो है, इसका साम्राज्य कहाँ पर था, गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, ठीक है। गुजरात हो गया, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, इसको हम कह सकते हैं भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है, या फिर पश्चिम भाग में कह सकते हो, सिंपली कह सकते हो पश्चिम भाग। चूंकि हम जानते हैं, आई होप जरा मन में भारत का मानचित्र दिमाग में लाओ, तो क्या होता है कि ऊपर में कश्मीर है, उसके बाद जो है पूर्वी तरफ में 7 राज्य, जिसका अध्ययन तुम लोग, जिसको 7 बहन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग पश्चिम में जाते हैं, गुजरात, राजस्थान इत्यादि है, महाराष्ट्र है। उसके बाद दक्षिण में जैसे जाते हैं, तो दक्षिण में जो है तमिलनाडु सब है, केरला सब है, बहुत सारा राज्य नीचे है। तो राजपूत वंश का उदय ना, राजपूत वंश में इसका गुर्जर प्रतिहार का पूछेगा कि शासन कहाँ पर था, तो मुख्य रूप से गुजरात राज्य हो गया, और साथ ही साथ जो है दक्षिण पश्चिम राजस्थान, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं भारत के पश्चिम भाग में, किस भाग में, पश्चिम भाग में, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा स्थान। तो उसके बाद जो है, इसे जो है गुर्जर प्रतिहार के अभिलेखों में ना, इसे श्री राम का जो अनुज है लक्ष्मण, इसी का वंशज बताया जाता है। कहाँ पर बताया जाता है, इस इनके अभिलेखों में, किनके अभिलेखों में, प्रतिहार के अभिलेखों में, ठीक है। कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होगा, क्योंकि प्रतिहार ने खुद अपने से अभिलेख लिखवाया, तो गलत बात तो नहीं लिखा होगा, ठीक है। अपने वंश से संबंधित इन्होंने जानकारी दिया, का ये होल अभिलेख है, ठीक है।
और एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। और इसमें क्या बताया गया, गुर्जर जाति का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गुर्जर शब्द यानी गुर्जर जात जो होता है, ठीक है, इसका प्रथम बार उल्लेख कहां पर मिलता है, एहोल अभिलेख में। और एहोल अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया था, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और गुर्जर प्रतिहार की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा। यहां तक समझ में आ गया क्या, देखो एक बार री कर दे रहे हैं, तुम्हारा जो 3 खटाल है, पहला दूसरा तीसरा, पहला खटाल का जितना भी कॉन्सेप्ट है इसको बताया, जरा एक बार री करते हैं, ध्यान दो जरा अच्छे से समझो। भारतीय इतिहास का 7वीं से लेकर 12वीं सदी का जो समय है यह भारतीय इतिहास में से राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान, इस अवधि के दौरान विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय होता है, विभिन्न राजपूत राजवंशों का स्थापना होता है, ठीक है। इसीलिए इस वंश को, इस काल को 7वीं से लेकर 12वीं सदी के काल को किस काल के नाम से जानते हैं, राजपूत काल के नाम से, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति को लेकर ना बहुत सारा इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहता है कि एक भारत में रहने वाली जाति है, को कहता है विदेशियों का संतान है। इसमें कन्फर्म रूप से नहीं कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कहाँ से आए, ठीक है, याद रखना चीजों को। 6 राजपूत था, कौन कौन सा, गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान, चंदेल, परमार और चालुक्य, या फिर इसको सोलंकी भी बोला जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार में। तो गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत याद रखना चीज़ों को, गुर्जर प्रतिहार का जो शासन था भारत के पश्चिम में अर्थात गुजरात और साथ ही साथ जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है, इनका विकास हुआ, इनका साम्राज्य स्थापित हुआ। भारत के किन क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। अगर राज्यों की बात करें, राज्य कौन कौन सा, गुजरात, दूसरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान, वहाँ पर इनका विस्तार हुआ। उसके बाद जो है इन्हें जो है ना गुर्जर प्रतिहार के अभिलेखों में श्री राम का जो अनुज छोटा भाई लक्ष्मण होता है उसी का वंशज बताया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना जरूरी है। और साथ ही साथ जो है एहोल अभिलेख है, इन अभिलेख में जो है प्रथम बार गुर्जर जात का उल्लेख है। और एहोल अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया था, पुलकेशिन सेकंड के द्वारा, ठीक है। अब एक लास्ट में एक पॉइंट है स्थापना को लेकर, तो संस्थापक को लेकर, तो याद रखना चीजों को, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार का स्थापना किसने करी थी, तो हरिश्चंद्र। किसने किया था, हरिश्चंद्र। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख शासक की तरफ। तो प्रमुख शासकों की बात करें, इसके अंतर्गत जो है गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत जो है 5 प्रमुख शासक हुए। तो इनमें से प्रमुख शासकों का अध्ययन जो है पढ़ेंगे, हालांकि इसमें कुछ खास किसके द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स है, देख पा रहे हो, छोटा छोटा है, छोटा मतलब कुछ ज़्यादा इसके द्वारा नहीं करा गया, क्योंकि जानते हैं विशाल साम्राज्य नहीं स्थापित था, एक छोटा साम्राज्य था, तो इसमें क्या करेगा, कुछ ज़्यादा योगदान नहीं था, तो इसलिए इसको संक्षेप में पढ़ना है। और इससे क्वेश्चन भी उतना नहीं पूछा जाता, सिर्फ संस्थापक से पूछा जाएगा। और एक मुख्य कार्य होगा कि यहाँ से पूछा जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कन्नौज के लिए त्रिपक्ष संघर्ष हुआ जो था, किसमें हुआ था, पाल वंश में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रकूट था और गुर्जर प्रतिहार, तीनों जो लड़े थे 200 वर्षों तक युद्ध जो हुआ था, अंततः उस पर जो तुम लोग को बताए होंगे पिछले क्लास में, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, उस पर अंततः जो है किसका अधिकार हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ महेंद्रपाल से थोड़ा सा राजशेखर से जो है कुछ ग्रंथों की रचना करी गई थी राजशेखर के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख शासकों की बात करें, पहला है नागभट्ट, उसके बाद वत्सराज आता है, मिहिर भोज आता है, महेंद्रपाल प्रथम, उसके बाद महिपाल प्रथम। कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि वत्सराज के बाद गुर्जर प्रतिहार का कौन सा शासक बना, तो इन 5 शासकों का क्रम याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले नागभट्ट बना है, उसके बाद कौन बना है, वत्सराज, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं नागभट्ट प्रथम की तरफ। तो नागभट्ट का जो है यह जो शासक बना कब बनता है, 730 ईस्वी में, और इनका शासनकाल अंततः समाप्त कब होता है, 756 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना चीज़ों को। तो नागभट्ट प्रथम का राज्यारोहण कब हुआ, 730 ईस्वी में, और इन्होंने अपने पद से मतलब पद को कब छोड़ दिया, राज सिंहासन कब छोड़ दिया, कब छोड़ देता है, 756 तक। हालांकि ईस्वी उतना याद नहीं होता है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, चूंकि ईस्वी क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ठीक है। तो नागभट्ट का हो गया 730 से 756। उसके बाद इसमें जो है कुछ खास नहीं है, बल्कि एक पॉइंट से इन्होंने अरबों से लोहा लिया था, ठीक है। और एक पहला पॉइंट लिखा गया, पश्चिम भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना। देखो संस्थापक तो हरिश्चंद्र है, तो हरिश्चंद्र जिन्होंने स्थापना करी, तुरंत तो साम्राज्य भी शक्तिशाली नहीं हो जाएगा, उसके लिए जरूरत है अपनी स्थिति को मजबूत करना। तो हरिश्चंद्र के समय शक्तिशाली राज्य स्थापित नहीं हो पाया। तब जब बाद में इसका उत्तराधिकारी नागभट्ट प्रथम बनता है, उस समय इन्होंने क्या करता है, एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करता है,
ठीक है। और इन्होंने किससे लोहा लिया था? अरबों से, ठीक है। और ग्वालियर जो प्रशस्ति अभिलेख है, ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में इसे म्लेच्छों अर्थात अरबों का नाशक कहा गया, यानी कि अरबों से जो लोहा लिया, अरबों को पराजित किया कहने का मतलब। और इसकी अरबों को जो पराजित किया, इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति से। कहाँ से? ग्वालियर प्रशस्ति से। इसका कुछ खास योगदान नहीं है, बस क्लियर। तो याद रखना चीजों को। नागभट्ट प्रथम के बारे में, यह जो है 730 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 756 में गद्दी को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिम भारत में एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करी और इन्हें जो है अरबों का नाशक, म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है, यानी अरबों से लोहा लिया, बस यही, इतना ही। उसके बाद इसका अगला जो उत्तराधिकारी होता है वत्सराज, यह जो है 775 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इनका शासनकाल जो है 775 से 800 ईस्वी होता है, यानी 25 वर्षों का, ठीक है। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो ये नॉर्मली पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार का स्थापना किसने करी? तो हरिश्चंद्र ने। अगर कहेगा कि गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वत्सराज। कौन था? वत्सराज। और यह जो है, यही वत्सराज था जो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, 3 गुटों के बीच जो संघर्ष हुआ था, किन किन गुटों के बीच? पाल वंश के बीच, राष्ट्रकूट के बीच और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार के बीच जो संघर्ष चला 200 वर्षों तक। उस संघर्ष के दौरान पहला जो है पाल वंश में हम बताए थे किसने भाग लिया था? धर्मपाल ने। किसने लिया था? धर्मपाल ने। और गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत उस त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर जो कब्जा करने के लिए, अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, पाल वंश में तो हम जान लिए धर्मपाल ने भाग लिया था। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार में किसने लिया था? तो वत्सराज ने लिया था। किसने लिया था? वत्सराज। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और जब भाग लिया तो क्या होता है कि धर्मपाल को पराजित किया था। जैसे हम लोग पाल वंश पढ़ रहे थे ना, उसमें पढ़े थे, यह जो है वत्सराज के द्वारा पराजित हुआ था। तो धर्मपाल को पराजित किया, बट राष्ट्रकूट जो शासक था ध्रुव, उससे पराजित हो गया, ठीक है। याद रखना चीजों को। इस एक को पराजित करता है तो दूसरे से खुद पराजित हो जाता है, एक को हराता है तो दूसरे में खुद हार जाता है। तो बताए ना, कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था 3 वंशों में, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार। तो ही गुर्जर प्रतिहार में जो वत्सराज भाग लिया तो क्या होता है, किसके अंतर्गत जो है पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, उसको पराजित किया। बट राष्ट्रकूट का जो शासक था कौन? ध्रुव, इससे पराजित हो गया। बस वत्सराज के बारे में इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। वत्सराज के बारे में याद रखना है कि यह जो है इन्हें गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? इन्होंने कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उनमें भाग लिया था। और इनमें से जो है किसने किसने भाग लिया था? पाल वंश ने भाग लिया था, उसके बाद राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, और किसने लिया था? गुर्जर प्रतिहार ने, ठीक है। और पाल वंश के अंतर्गत कौन भाग लेने वाला शासक था? धर्मपाल। और उसके बाद अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार में तो किसने लिया था? वत्सराज ने। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और धर्मपाल को पराजित किया, बट उससे ध्रुव से पराजित हो गया। धर्मपाल कौन है? तो धर्मपाल जो है पाल वंश का शासक है। और अगर ध्रुव का बात करें, ध्रुव किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से। किससे? राष्ट्रकूट। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, इसका जो पुत्र है वत्सराज का पुत्र, क्या नाम था? नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। चूंकि नागभट्ट प्रथम पहले शासक हुआ, चूंकि जानते शासन काल में राजा प्रथम द्वितीय लगा के इसे नाम रखा जाता था। तो इसका जो पुत्र हुआ वत्सराज का पुत्र, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय, यह जो है गद्दी पर 800 ईस्वी में बैठा 833 तक, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा योगदान यही था, चूंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वत्सराज ने, ठीक है। और इसका जो पुत्र बना, उन्होंने अंततः कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और कन्नौज को अधिकार करके उनको राजधानी बना लेता है। कौन? नागभट्ट द्वितीय ने। किसने बनाता है? नागभट्ट द्वितीय। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया किसने? वत्सराज ने। हालांकि वत्सराज कब्जा नहीं कर पाता है। फिर इसका जब पुत्र आता है नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके उनको क्या बना लेता है? राजधानी। यहां तक क्लियर हो गया। अब तीसरा शासक जो होता है मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज के बारे में याद रखना, इसका शासनकाल जो है 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इनका शासन है। और यह जो है देवपाल व ध्रुव से पराजित हो गया, दोनों से पराजित हो गया। तो क्या होता है कि मिहिर भोज प्रथम जो है ना, 2 शासकों से पराजित हो गया, एक देवपाल से भी, साथ ही साथ ध्रुव से भी। और ध्रुव से पराजित हुआ और इसका बाप भी ध्रुव से पराजित हुआ, सॉरी इसका दादा जो लगेगा, कहने का मतलब इसका जो पूर्वज था, यानी वत्सराज भी ध्रुव से पराजित हुआ, राष्ट्रकूट शासक जो था। और उसके बाद जो है
मिहिर भोज भी पराजित हुआ। ठीक है, उसके बाद याद रखना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हें जो है, यह विष्णु भक्त था, विष्णु का पुजारी था। इनका जानकारी, इसका स्पष्टीकरण किससे होता है? इनके उपाधियों से ही। उपाधि इसका जो है आदि वराह, जो विष्णु का ही अन्य नाम है, आदि वराह हो गया, प्रभास हो गया इत्यादि, इनका जो है ना उपाधि था। किसका? मिहिर भोज प्रथम का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मिहिर भोज के बारे में क्या याद रखा? यह जो है देवपाल से पराजित हुआ, साथ ही साथ किससे पराजित हुआ? ध्रुव से। किससे? ध्रुव से। और इसमें है कि यह जो है मिहिर भोज किनका भक्त था? विष्णु का भक्त था। इनकी क्या क्या उपाधियां थी? आदि वराह और प्रभास। यहाँ तक क्लियर। अब अगला शासक जो है महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल फर्स्ट, इसके बारे में याद रखना। महेंद्रपाल प्रथम जो है 885 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और कब तक शासन करता है? 910 ईस्वी तक। ठीक है, और यह जो है किसका पुत्र है? मिहिर भोज प्रथम का पुत्र है। ठीक है, किसका पुत्र है? मिहिर भोज प्रथम का पुत्र है। मिहिर भोज के द्वारा कुछ खास नहीं किया गया, सिर्फ मिहिर भोज पराजित हुआ सभी से। कमजोर शासक था। देवपाल से भी देवपाल से भी पराजित हुआ, ध्रुव से भी पराजित हुआ, कुछ खास नहीं किया। अब बाद में जो इसका पुत्र बनता है महेंद्रपाल प्रथम, अब देखना इसका कुछ जलवा और होता है। ठीक है, यह मिहिर भोज का पुत्र हो गया। इन्होंने ना इंद्र तृतीय को पराजित किया। इंद्र तृतीय कौन था? राष्ट्रकूट शासक था, इसको पराजित किया। ठीक है, अब परंतु कश्मीरी शासक से पराजित हो गया। ऐसा बात थोड़ी है तुम युद्ध करोगे हमेशा युद्ध में तुम्हारा विजयी होगा, नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो है, राष्ट्रकूट का घमंड इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, इसका बाप भी पराजित हुआ। ठीक है, मिहिर भोज प्रथम भी पराजित हुआ। इसका जो पूर्वज था वो भी ध्रुव से पराजित हो गया था, वत्सराज। चूंकि राष्ट्रकूट जो है ना शक्तिशाली शासक था, राष्ट्रकूट राजवंश का जो भी शासक था ध्रुव, इससे ध्रुव से पराजित हो गया वत्सराज, साथ में मिहिर भोज प्रथम भी पराजित। लेकिन इसका जो बेटा बनता महेंद्रपाल प्रथम, ये हरा देता है किसको? राष्ट्रकूट को। और राष्ट्रकूट में किन शासक को? इंद्र तृतीय को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो है इनके दरबार में एक राजगुरु रहता था, इसका नाम था राजशेखर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और राजशेखर के द्वारा जो है प्रमुख प्रमुख ग्रंथों की रचना करी गई, जिनसे क्वेश्चन बनता है, तो उन ग्रंथों को याद रखना जरूरी है। पहला तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा। याद रखना चीजों को। राजशेखर के द्वारा कौन कौन सा रचना किया गया? काव्य मीमांसा, उसके बाद जो है बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास इत्यादि ग्रंथों की रचना करी। इंपॉर्टेंट इसका यही है काव्य मीमांसा, इसके अलावा और सब याद रखना जरूरी है। ये तुम्हारा हो गया महेंद्रपाल का कुछ जानकारी, और इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी एक शासक बचता है महिपाल प्रथम, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। शासनकाल महिपाल प्रथम का क्या हो गया? 912 से लेकर 944 ईस्वी तक। लेकिन इससे क्वेश्चन जो बनेगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर, एक बगदाद निवासी आता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, बस एक ही इससे क्वेश्चन बनने का चांस है, ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग पढ़िए ना, गुर्जर प्रत्यार में कोई मतलब कि इसमें जो है ना कोई गंभीर प्रश्न नहीं मिला। एक सिर्फ मिला हमें कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लेता है, कौन शासक भाग लेता है? वत्सराज। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है गुर्जर प्रत्यार का जो शासक होता है वत्सराज, वो भाग लेते हैं। और इन्होंने धर्मपाल को पराजित किया, जो पालवंश का शासक था। परंतु राष्ट्रकूट का जो शासक था ध्रुव, उससे पराजित हो गया। ये पढ़े थे। और पालवंश में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग लिया था? धर्मपाल। और गुर्जर प्रत्यार में किसने लिया? वत्सराज ने। ठीक है, और अगर बात करें राष्ट्रकूट का, तो राष्ट्रकूट में अहम भूमिका किसका था? ध्रुव का। किसका था? ध्रुव। इन्हीं तीन वंशों के बीच जो है ना कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसका बारे में अध्ययन किए। तो यहाँ पर जो है महिपाल प्रथम के बारे में याद रखना, एक बगदाद निवासी होता है अल मसूदी, उनका भारत आगमन होता है, गुजरात आता है वो, और एक वर्ष ही रहता है। 915 में आता है, 915 में आकर फिर जो है 916 में चला जाता वापस। तो महिपाल प्रथम के समय में क्या होता है कि एक बगदाद निवासी होता है अल मसूदी, नाम से ही पता चल जा रहा है कौन था ये? मुस्लिम था। कौन था? मुस्लिम के नाम से पता चल रहा है। और बगदाद, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ये सब क्या है? इस्लामिक स्टेट है। यहाँ पर मुसलमानों का बोलबाला है, पूरा इस्लामिक स्टेट कहा जाता है इसको। वही बात है। तो बगदाद निवासी जो है अल मसूदी भारत आया, वो भी किस राज्य में? गुजरात में। चूंकि गुर्जर प्रत्यार का शासन कहाँ था? गुजरात में था मुख्य रूप से। और उसके बाद यह शांति और समृद्धि का शासनकाल था। शांति और समृद्धि का शासनकाल था क्योंकि इसमें समय जो है उतना युद्ध नहीं हुआ। और आर्यवत का महाराजा धीराज कहा गया, क्योंकि जिन शासक का उपलब्धि बढ़िया होता है, जिनका शासन का संचालन अच्छा होता है,
उस समय के लेखकों के द्वारा उसे अच्छा अच्छा उपाधि से संबोधित किया जाता है। वही बात है, चूंकि महिपाल प्रथम का शासनकाल ना शांति और समृद्धि का शासनकाल था, इसलिए राजशेखर जो राजकवि था, राजगुरु था राजशेखर, जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की, बाल रामायण की रचना करी, बहुत सारे ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, तो इसी राजशेखर के द्वारा जो है महिपाल प्रथम को किस नाम से संबोधित किया गया? आर्यवर्त का महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का मतलब हो गया एक शक्तिशाली शासक। और जो है इसके अलावा जो कुछ अन्य शासक होते हैं, जैसे महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, विनायक पाल सेकंड, उसके बाद हो गया महिपाल सेकंड तथा विजयपाल आदि, बहुत सारे शासक हुए जो बहुत ही कमजोर थे, और पतन होती हुई शक्ति का कोई उतना महत्व नहीं होता है, और कमजोर होती जो पतन हो रहा है जो शक्ति, उसमें कोई खास विशेषता भी नहीं होता है। लोग जो है ना उगते हुए सूरज को देखना चाहता है, डूबते हुए सूरज को तो एक तरह से उदासी का प्रतीक है, नहीं है। तो 1018 ईस्वी में क्या होता है? 1018 ईस्वी में गजनवी, महमूद गजनवी, तो 1018 में जो है किससे पराजित हो गया था? गजनवी से। कौन पराजित हुआ था? राज्यपाल, याद रखना चीजों को। और फिर जो इसका अंतिम शासक जो यशपाल था, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम शासक कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार की स्थापना करी। और अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था? यशपाल। और क्या होता है, गढ़वाल द्वारा फिर कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है और गुर्जर प्रतिहार का अंत हो जाता है, कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर बात करें कि कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार के बाद कौन अधिकार किया, कौन शासन किया? गढ़वाल वंश। कौन सा? गढ़वाल वंश।